सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री। और आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब और राउल्ट का नियम। शुरू करते हैं सबसे पहले वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को समझने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले वेपर क्या होता है। उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। माना कि हमारे पास एक कंटेनर में कोई भी लिक्विड है, द्रव है। जब हम इसको गर्म करते हैं किसी स्टोव से, तो ये जो पानी होते हैं बुलबुले के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में ये ऊपर उठने लगते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं वेपर या वाष्प, जो कि गैसियस स्टेट में रहते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, गैस और वेपर में क्या डिफरेंस होता है। जो गैस होते हैं वो इसके ओरिजिनल स्टेट में गैसियस फॉर्म में ही रहते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, एटसेट्रा। लेकिन जो वेपर होते हैं वो उसके ओरिजिनल स्टेट में गैस स्टेट में नहीं रहते, बल्कि वो ओरिजिनली लिक्विड स्टेट में रहते हैं। जैसे कि H2O, वो लिक्विड स्टेट में रहता है, लेकिन जैसे ही उसको गर्म करते हैं वो गैस में बदल जाता है। फिर उसको हम लोग गैस ना कह के हम लोग उसको नया नाम देते हैं और कहते हैं हम लोग वेपर। बस इतना ही डिफरेंस है। अब ये जो वेपर रहता है वो धीरे धीरे, अगर इसको हम लोग किसी पात्र से ऐसे ढक दें, किसी कंडे से ढक दें, तो ये ऊपर जाके इन बर्तनों पर ऐसे टकराता है और वो यहाँ पे धीरे धीरे जमा होना शुरू कर देता है। जो ऊपर के डायरेक्शन में रिएक्शन चल रहा है हम उसको बोलते हैं वाष्पीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं वेपोराइजेशन। कुछ समय पश्चात हम रियलाइज़ करते हैं कि ये जो बूंदें हैं, ये जो ड्रॉप्स हैं, ड्रॉपलेट्स हैं, वो आपस में इकट्ठा होती जाती हैं और बड़े बूंदों का निर्माण करते हैं, बड़े ड्रॉप्स का निर्माण करते हैं और ग्रेविटी से अट्रैक्ट होकर नीचे की तरफ आना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली आप अगर किसी पानी में किसी बर्तन में पानी को गर्म कर रहे हैं और ढके हुए किसी बर्तन से, अब जब बर्तन को वापस निकालते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें बूंदें नीचे की तरफ गिरती हैं। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को जो नीचे की तरफ चल रहा है उसको बोलते हैं संघनन या कंडेंसेशन। वाष्प, द्रव से वाष्प बनना वाष्पीकरण, वाष्प का वापस द्रव बनना उसको बोलते हैं द्रवीकरण, वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन। अब देखिए, जब यहाँ पे वेपर जमा होता है तो ये जो वेपर होता है अपने लिक्विड पर कुछ अमाउंट में प्रेशर क्रिएट करता है, एक दाब लगाता है, एक दबाव लगाता है। उसी को ही हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर। मतलब वेपर के द्वारा जो यहाँ पे दाब लगाया जा रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं वेपर प्रेशर या वाष्प दाब। अब इसी से संबंधित FM राउल्ट ने कुछ नियम दिए थे कि अगर हम किसी सॉल्यूशन में, अगर कोई बाइनरी मिक्सचर है, कोई बाइनरी सॉल्यूशन है, तो उसमें अगर दोनों ही वोलेटाइल टाइप के सॉल्यूशन हो और अगर कोई एक वोलेटाइल हो और एक अगर नॉन वोलेटाइल टाइप का हो, तो हमारा जो सॉल्यूशन है उसके वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस आता है उसको बताने के लिए राउल्ट ने नियम दिया था। मैं समझाता हूँ क्या है राउल्ट्स लॉ। ये दो तरह से पढ़ेंगे हम लोग। पहला कब पढ़ेंगे, जब हमारा जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड और लिक्विड का है, और दूसरा पढ़ेंगे जब हमारा सॉल्यूशन लिक्विड और सॉलिड का है। लिक्विड लिक्विड मतलब होता है हमारा जो सॉल्यूशन है वो वोलेटाइल है, और इसका मतलब है जब हम मिलाएंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। मतलब अगर ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है तो दोनों वोलेटाइल हैं। अगर ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूट है तो एक नॉन वोलेटाइल है। अब वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जिसको हम गर्म करके वाष्प में या वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम उसको बोलते हैं वोलेटाइल, वाष्पशील हिंदी में कहते हैं। और अगर जिसको गर्म करके वाष्प में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हम उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। सबसे पहले देखते हैं लिक्विड लिक्विड टाइप के में राउल्ट ने क्या नियम दिया था। राउल्ट ने बताया था कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर होता है वो उस सॉल्यूशन के प्रत्येक जो कंपोनेंट हैं उसके प्योर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसके प्रोपोर्शनल होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ एक बार समझते हैं। अगर ये हमारा एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन में सपोज A है, तो मैं अगर A के कारण वेपर प्रेशर की बात करता हूँ PA, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल होगा A के मोल फ्रैक्शन के। क्लियर है। तो अभी यहाँ पे कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं है। सपोज मेरे पास कोई दूसरा कंटेनर है जिसमें है B, और अगर मैं यहाँ पे जानना चाह रहा हूँ B के कारण यहाँ पे क्या प्रेशर बन रहा है। यहाँ पे A के कारण प्रेशर बोल रहा है, उसको मैं PA बोला था। यहाँ B के कारण जो प्रेशर बनेगा उसको बोल दूंगा PB। तो जो PB होता है वो भी प्रोपोर्शनल होगा X के मोल फ्रैक्शन के, XB के मोल फ्रैक्शन, मतलब B के मोल फ्रैक्शन के। अब इसको समझिए, जो प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल है। मोल मतलब उसके मॉलिक्यूल का नंबर, अणुओं की संख्या। सीधी सी बात है, अगर यहाँ वेपर में मॉलिक्यूल की संख्या ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाष्प होगा, तो उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा।
वाष्प कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, चाहे वो ए के केस में हो चाहे वो बी के केस में हो। क्योंकि हमने यहाँ पे जो देखा अभी वो लिक्विड लिक्विड वाला देख रहे हैं, मतलब दोनों ही वोलेटाइल हैं। तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूँ तो हमारा एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसमें ए भी रहेगा और बी भी रहेगा। सपोज ये बी है और ये ए है, और दोनों अगर होमोजीनियस टाइप के हैं, मतलब समांगी टाइप से हैं, तो दोनों अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे, एक सॉल्यूशन का क्रिएशन करेंगे। तो उसके बाद जो वेपर बनेगा उसमें न सिर्फ ए का वोलेटाइल रहेगा न सिर्फ बी का रहेगा, बल्कि दोनों के यहाँ पे वाष्प रहेंगे। उस केस में हम लोग वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसकी जानकारी हमें मिलता है राउल्स के लॉ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अगर एक एक को सॉल्व करें, अगर ये दोनों सेपरेट रहते तो पीए के कारण जो वेपर प्रेशर होता उसको मैं अगर और थोड़ा सा इलेबरेट करूं तो यहाँ पे हमको अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएं तो हमें मिलता है पी ए नॉट एक्स ए, और इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, अब मैं इसको प्योर ड्यू टू ए बोल देता हूँ क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं बस दो कंपोनेंट मार रहा हूँ, ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट। सेम ईयर अगर मैं इसको भी इस फॉर्म में लिखूं तो यहाँ पे बोल दूंगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। इसका मतलब ये है कि जब ए और बी को मिक्स नहीं किए तो सिर्फ ए ही प्रेजेंट है, उस केस में जो वेपर प्रेशर था सिर्फ ए के कारण ही जो वेपर प्रेशर था उसको मैं बोल दूंगा पी ए नॉट। इसको पढ़ते हैं नॉट, पी ए नॉट, और नॉट डिनोट करता है प्योर को, मतलब इसमें ए और बी मिक्स नहीं हुआ है। उस केस में जो हमारा वेपर प्रेशर है उसको हम लोग बोल रहे हैं पी ए नॉट। और बी नॉट का मतलब क्या है, जो यहाँ पे मैं बनाया था, अगर ये बी होता, सिर्फ बी होता, अभी उसमें हम लोग ए मिक्स नहीं किए हैं, उस कंडीशन में यहाँ पे जो वेपर बनता वो सिर्फ बी के कारण ही बनता, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी यहाँ पे बोलते हैं। प्योर बी ही अगर है, कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है, उस केस में हम लोग बोलेंगे पी नॉट बी या पी बी नॉट, और सिर्फ ए है, मिक्स नहीं किया है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ ए के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे पी ए नॉट। तो ये हमारा किस्सा होता है दो, ये इक्वेशन 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे मिक्स कर दिया दोनों को, पी ए और पी बी को। जब दोनों को मिक्स कर देते हैं तो मिक्स करने के बाद हमारा एक नया वेपर प्रेशर बनता है जिसको हम लोग बोल देते हैं पी टोटल। इसको मैं अगर पी टी बोलूँ तो ये इसके और इसके दोनों के एडिशन के इक्वल होता है, मतलब पी ए प्लस पी बी, क्योंकि अब हमने दोनों ही कंपोनेंट को मिक्स कर दिया जो कि दोनों ही वोलेटाइल थे। तो पी ए को मैं अगर इलेबरेट करूँ तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाता है पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये मिल जाता है टोटल प्रेशर, कहाँ से, राउल्ट के लॉ से। अब यहाँ से इस इक्वेशन को दो तरीके से और मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से चाहें तो। फिर हम लोग देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पर उससे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं और क्या कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जो एक्स ए और एक्स बी होता है दोनों का एडिशन 1 के इक्वल होता है, करेक्ट। तो यहाँ से मैं चाहूँ तो एक्स ए का वैल्यू निकाल सकता हूँ, एक्स ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको सॉल्व करें तो पी नॉट ए मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे पी नॉट ए इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इस तरह से। क्लियर है। अगर मैं इन दोनों को आगे पीछे लिख दूं, इजी करने के लिए कर रहा हूं, आप लोग को अच्छे समझ में, इसलिए इस वाले टर्म को मैं आगे लिख दिया, माइनस पी नॉट ए एक्स बी, इस तरीके से। तो यहाँ से एक्स बी को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो जब एक्स बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, पी नॉट बी, और यहाँ पे क्या बचा, पी नॉट ए। तो ये किसके इक्वल है, पी टोटल के इक्वल है। यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलता है। एक और हम लोग केस कर सकते हैं, कौन सा केस, अगर मैं एक्स ए का वैल्यू ना लेके यहाँ पे एक्स बी का वैल्यू लेता तो मुझे क्या मिलता, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए मिलता। इस इक्वेशन में अगर मैं पुट कर दूँ तो हमको मिल जाएगा पी टोटल विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी, एक्स बी की जगह में 1 माइनस एक्स ए। सॉल्व करते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी एक्स ए। यहाँ से
हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। इन दोनों को अगर साथ में लिखूं तो यहाँ पे हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए प्लस पी नॉट बी। बस इसको टर्म को मैंने आगे लिख दिया। दोनों से एक्स ए को कॉमन निकाला जा सकता है, एक्स ए कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी, और ये किसके इक्वल है, पी टी। तो ये एक इक्वेशन मिलता है। इन दोनों इक्वेशन से क्या क्लियर होता है कि जो टोटल प्रेशर है, देखिए यहाँ भी पी टी है और ये भी पी टी है, मतलब टोटल प्रेशर इस बार इक्वल है, एक ही मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, वो है एक्स बी, मोल फ्रैक्शन एक्स बी, मतलब बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ। लेकिन यहाँ पे जो पी टोटल है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, ए के, एक्स ए के मोल फ्रैक्शन पे, ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमको किसी भी सॉल्यूशन के टोटल प्रेशर को अगर कैलकुलेट करना, निकालना है, तो हमें जितने भी उसके कंपोनेंट हैं, यहाँ पे तो बाइनरी सिस्टम लिए थे, मतलब ए और बी से मिलकर हमारा सॉल्यूशन बना था, तो यहाँ पे एक्स ए और एक्स बी दोनों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमको कोई एक भी मोल फ्रैक्शन मिल जाए तो हम इस पूरे इक्वेशन की सहायता से प्रेशर टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली हमको अगर एक पता है तो 1 से माइनस करके दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, और ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा x और यहाँ पे m, मतलब m का कंपेरिजन मैं इससे कर रहा हूँ, x का कंपेरिजन इससे कर रहा हूँ, c का कंपेरिजन इससे कर रहा हूँ। ये हो जाता है इंटरसेप्ट, ये हो जाता है x एक्सिस, ये हो जाता है y एक्सिस, और ये हमारा बन जाएगा स्लोप। अगर मैं ये क्या बोल रहा हूँ आपको पता नहीं है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कोई बात नहीं, फिर भी समझ में आ जाएगा, बायोलॉजी बैकग्राउंड है तो भी। और सेम ईयर यहाँ भी हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x, यहाँ पे m और यहाँ पे c, ये इंटरसेप्ट, ये स्लोप, और ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। कोई बात नहीं, चलिए मैं क्या बताया, जिनको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, जिनको समझ में नहीं आया और भी अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा। अभी देखते हैं रिप्रेजेंटेशन। मैं यहाँ पे एक प्लॉट खींच रहा हूँ। अब मैं आ गया हूँ रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग खींच रहे हैं एक प्लॉट। ये है x एक्सिस जिसमें मैं ले रहा हूँ मोल फ्रैक्शन, एक्सिस भी x है और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन भी x है। ध्यान दीजिए, ये एक्सिस है, ये मोल फ्रैक्शन है। यहाँ ले रहा हूँ मैं प्रेशर, कौन से एक्सिस में, y एक्सिस में। तो यहाँ पे जो हमारा मोल फ्रैक्शन है वो 0 है, इस पॉइंट पे 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और यहाँ पे आ गया 1 पे, इस पॉइंट पे 1 पे आ गया, ठीक है। अब इधर है प्रेशर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे पास जो सॉल्यूशन था उस सॉल्यूशन में सपोज मैंने यहाँ पे लिया है अभी सिर्फ ए को, सिर्फ क्या है, ए है। तो जो ए के मोल फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा, और जो बी का मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, वो कितना होगा, 0। जब मैंने यहाँ पे बी मिलाया ही नहीं है तो इसका मोल फ्रैक्शन तो 0 ही होगा ना। यहाँ पे सिर्फ क्या है, ए। तो सपोज इस पॉइंट पे जो एक्स ए है दैट इज इक्वल टू 1, देन एक्स बी विल बी इक्वल टू 0। एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, हम लोग जानते हैं जो एक्स ए प्लस एक्स बी होता है वो 1 के इक्वल होता है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया ये 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे 0 होगा तब तो ये 1 के इक्वल होगा। इस तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे चलिए फिलहाल समझते हैं जो एक्स ए है, इस कंडीशन में इसका भी कुछ ना कुछ यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा, और जब इसका वेपर प्रेशर होगा उसको मैं बोल दूंगा पी ए नॉट, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब या शुद्ध ए का वाष्प दाब, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे बी की मोल फ्रैक्शन 0 है, बी है ही नहीं। और इसका जो प्रेशर है सपोज वो इस जगह पे आ रहा है, उसका प्रेशर इतना प्रेशर है। सपोज इस प्रेशर का वैल्यू अगर कुछ कर दें तो फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, चलिए 15, तो ये 15 mmHg है इसका वेपर प्रेशर, 15 mmHg है किसका, ए का। तो इस पॉइंट को नाम क्या दिया हमने, पी ए नॉट, ये नाम दे दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इस पे मिला रहे हैं बी। तो अब क्या होगा, बी का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ेगा, तो ये 0.1, 0.2, 0.3 होते जाएगा, और एक्स का मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि टोटल हमको 1 रखना है ना। समझाता हूँ क्यों घटेगा। अगर मैं ए को 1 रखूँ और इसको बढ़ा दूँ 0.1 कर दूँ तो ये 1.1 मिल जाएगा, अगर इसको 0.2 कर दूँ तो ये 1.2 मिल जाएगा, 0.3 कर दूँ तो ये 1.3 मिल जाएगा।
लेकिन हमको तो इन दोनों का जो एडिशन है वो हमेशा कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ना। तो जब ये अगर मैं इसको 0.1, 0.2, 0.3 कर रहा हूँ तो इसको उतना घटाना भी पड़ेगा, 0.8, 0.7, तभी तो ये जो एडिशन है वो 1 के इक्वल होगा, इस तरह से। तो अगर जैसे जैसे मैं b का अमाउंट बढ़ाते जाऊंगा a का अमाउंट धीरे धीरे कम होते जाएगा, और अगर ऐसे ये कम होते गया तो एक पॉइंट पे जो a है उसका वैल्यू हो जाएगा 0.1, तो ये हो जाएगा 0.9, दोनों का एडिशन 1, फिर ये 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 फिर से। मतलब अब इस पॉइंट पे जो b है उसका मोल फ्रैक्शन 1 है और जो a है उसका मोल फ्रैक्शन क्या है, 0। तो फिलहाल इस पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके मोल फ्रैक्शन को बढ़ा रहे हैं, मोल फ्रैक्शन को घटा रहे हैं। तो जब a का मोल फ्रैक्शन घटेगा b का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो ग्राफ को मैं इस साइड लेके जाऊंगा, और जब a का अमाउंट यहाँ पे कम होता जाएगा, a का मोल फ्रैक्शन कम होता जाएगा, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होता जाएगा। तो वेपर प्रेशर को कम करने के लिए मैं इस ग्राफ को नीचे की तरफ लाऊंगा, और b के मोल फ्रैक्शन को बढ़ाने के लिए इस ग्राफ को मैं इस तरफ शिफ्ट करूंगा। तो इन दोनों प्रोसेस को एक साथ करने से हमारा ग्राफ कुछ इस तरह से इस दिशा में, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ये रहा, शिफ्ट हो गया, ठीक है। अब इस पॉइंट पे क्या हो गया, जो हमारा एक्स बी है वो 1 के इक्वल हो गया, ये वाला कंडीशन, और एक्स ए है वो क्या हो गया, 0, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारा जो सॉल्यूशन है, अब इसमें ए बचा ही नहीं। अब ये एक ही सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि इसको निकालते जा रहा हूँ, अलग अलग सॉल्यूशन बन रहा है। एक बार सॉल्यूशन जो बना था उसमें सिर्फ ए था, बी नहीं था, फिर दूसरा सॉल्यूशन बना है जिसमें ए 90% था, बी 10% था, फिर तीसरा सॉल्यूशन बना है जिसमें ए 80% हो गया, बी 20% हो गया। ऐसे करते करते एक सॉल्यूशन बना है जिसमें ए 10% है, बी 90% है, फिर एक नया सॉल्यूशन बना है जिसमें ए है ही नहीं, सिर्फ बी 100% है। तो ऐसा करते करते अब की केस में क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब क्या है हमारे पास, जो बी के मोल फ्रैक्शन है, वो 100% है, मतलब 1 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता, और जो ए है उसके मोल फ्रैक्शन क्या है, 0। तो इस केस में यहाँ पे जो वेपर बन रहा है वो वेपर किसका होगा, सिर्फ बी का होगा, और बी के वेपर प्रेशर को मैं क्या बोल दूंगा, P0B, क्योंकि यहाँ पे वेपर, प्योर वेपर प्रेशर ड्यू टू बी, शुद्ध वाष्प दाब किसका, बी का, ठीक है। तो सपोज जो बी है दैट इज मोर वोलेटाइल, अगर बी ए के कंपैरिजन में ज़्यादा वाष्पशील है तो उस केस में इसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनेगा। तो मैं इस ग्राफ को थोड़ा ऊपर शो करता हूँ, इस जगह पे, यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, P0B। मैं क्या बोला एक बार समझे, सपोज जो A है वो पानी है, H2O वाटर, और जो B है वो क्या है, अल्कोहल है, कोई भी अल्कोहल, ये पेट्रोल है, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जो पेट्रोल है वो ज़्यादा वाष्प बनाएगा सेम टेम्परेचर पे, और जो पानी है वो कम वाष्प बनाएगा सेम टेम्परेचर पे। तो जब कम वाष्प बनाएगा तो उसका वाष्प दाब भी कम होगा, तो नीचे रहेगा, और जो पेट्रोल है वो ज़्यादा वाष्प बनाएगा तो उसका वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा, इसलिए इसका हाइट इसके कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा बनाया। क्लियर है। तो इसका जो वेपर प्रेशर है, हमने धीरे धीरे बी को बढ़ाया, बी के मोल फ्रैक्शन बढ़ाया, तो बी का मोल फ्रैक्शन भी 0 से बढ़ते बढ़ते 1 हुआ है। तो बढ़ते बढ़ते जब 1 हुआ तो इसका मोल फ्रैक्शन भी बढ़ते बढ़ते इस जगह तक आएगा। तो इसके मोल फ्रैक्शन को भी बढ़ाते हैं और वेपर प्रेशर को भी धीरे धीरे बढ़ाते हैं, ये इसका मोल फ्रैक्शन बढ़ गया, ये रहा। क्लियर है। अब देखिए ये जो ग्राफ है वो PA का है, तो यहां पे जो PA है दैट इज इक्वल टू PA0 XA के, हम लोग ये देख चुके हैं। और ये जो ग्राफ है जो कि मैं ब्लू स्केच से बनाया है, वो है PB का ग्राफ, विच इज इक्वल टू P0B XB। इस तरह से हमको दो ग्राफ मिले। ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ PA का रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्राफ है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, PB का। ये PB बढ़ा था ना धीरे धीरे, और ये इसके इक्वल होता है, राउल्ट लॉ से हम लोग देखे हैं। अब ये जो पॉइंट है वो शुद्ध A के वजह से है, ये जो पॉइंट है शुद्ध B के वजह से है। अब हमको जानना है, जब हमने मिला दिया था दोनों को, हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लिया था, उस केस में टोटल प्रेशर क्या है, तो टोटल प्रेशर जानने के लिए दोनों पॉइंट को मिलाना पड़ेगा। तो इस तरह से दोनों पॉइंट को मिला लेते हैं। अब ये हो जाएगा P टोटल विच इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ व्हेन वी मिक्स टू वॉलेटाइल लिक्विड्स। जब हम दो वाष्पशील द्रवों को मिलाते हैं तो उस कंडीशन में
हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं राउल्ट लॉ का इस तरीके से। क्लियर है? अगले हिस्से पे आते हैं जिसमें हम देखेंगे जब हम किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं या अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं, जिसको मैं बोला था सॉलिड लिक्विड, यहाँ पे लिखा था 2 टाइप में से, आप बैक करके देख सकते हो, उसमें लिखा था सॉलिड लिक्विड, वो वाला हिस्सा है। तो इसके लिए एज्यूम करते हैं हमारे पास 2 लिक्विड हैं, ठीक है, यहाँ भी एक लिक्विड है। ये लिक्विड प्योर फॉर्म में है, सपोज ये लिक्विड ए है, तो इसमें सिर्फ ए है और ए जो है वो वोलेटाइल है, मतलब वाष्पशील है। तो वाष्पशील होने से क्या होगा, इसके ऊपरी सतह पर सबसे ऊपर के सरफेस में जितने भी पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे ऊपर की तरफ वेपोरेट हो जाएंगे और यहाँ पे क्या बनाएंगे, वाष्प बनाएंगे। और जितने ज़्यादा यहाँ पे वाष्प बनाएंगे उतना ज़्यादा यहाँ पे वेपर प्रेशर या वाष्प दाब बनेगा, पहली बात। अब ये प्योर केस में है ना, ये सारे के सारे वोलेटाइल है। अगला केस क्या है, हम इसमें कुछ मात्रा में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट मिला देते हैं। क्या मिला दिए, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। एग्जाम्पल के लिए ये पानी है, इसमें हम थोड़ी मात्रा में शक्कर या नमक कुछ मिला दिए। अब क्या होगा, जो पानी के पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स के बीच में नमक या शक्कर के जो पार्टिकल्स हैं वो फंस जाएंगे, क्योंकि दोनों को हम अब मिक्स कर चुके हैं। अब इससे क्या होगा, पहले जितना वाष्प बन रहा था उससे कम बनेगा। क्यों कम बनेगा, क्योंकि ऊपरी सतह में पहले के केस में सारे के सारे वाष्प बनाने वाले थे, सारे के सारे वेपर बनाने वाले थे। अब क्या हो गया, यहाँ पे नमक और शक्कर के पार्टिकल आ गए जो कि वोलेटाइल नहीं है, वो अवाष्पशील है। इससे क्या होगा, ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। तो जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे वो सॉल्यूशन के ऊपरी सरफेस में रहेंगे और वो कन्वर्ट न होकर उसके बगल वाले जो वोलेटाइल हैं वो ही कन्वर्ट हो पाएंगे, तो कम मात्रा में वेपर बनेगा। दूसरा केस, इसके नीचे जो वेपर में कन्वर्ट हो सकने वाले, जिनमें एबिलिटी है वेपर में जाने के लिए, उनको भी ये रोक लेते हैं, इसके नीचे जो आते हैं। तो इन 2 केसेस से क्या होता है, यहाँ पे वेपर में कमी आती है पहले कंपेरिजन में। मतलब क्या है, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है, शुद्ध विलायक होता है, उसका वेपर ज़्यादा होता है। वेपर ज़्यादा होगा तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। दूसरा केस क्या है, अगर हमारे पास किसी प्योर सॉल्वेंट में ऐसा सॉल्यूट आ जाता है, ऐसा विलेय आ जाता है जो वाष्पशील नहीं है, तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि उसकी वाष्प भी कम हो जाती है, वाष्प कम तो वाष्प दाब भी कम। एग्जाम्पल के समझते हैं, एक घरेलू एग्जाम्पल देखते हैं। आपको क्या करना है, घर में पानी गर्म करना है, चाय बनाना है बेसिकली। तो आप सोच रहे होंगे ये क्या चाय बनवा रहे हैं, केमिस्ट्री है चाय बनाना भी, देखते हैं कैसे इसको समझने के लिए काम आएगा। अगर हम पानी गर्म करते हैं तो एक बार सिर्फ पानी को गर्म करेंगे और एक बार क्या करेंगे, पानी में तुरंत शक्कर मिला के गर्म करेंगे और आपको टाइम नोट करना है। आप जो सिर्फ पानी को गर्म कर रहे हैं वो जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो पानी जिसमें आप शक्कर मिला दिए थे थोड़ी मात्रा में, 2-3 चम्मच, वो लेट से उबलेगा। ऐसा क्यों, वो ये वाला कंडीशन हो गया। शुद्ध पानी वाला कंडीशन ये था, वो जल्दी इसलिए उबलेगा क्योंकि उसका भाप भी जल्दी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि सभी पानी के अणु रहेंगे, सारे के सारे वाष्प बना लेंगे। लेकिन जिसमें आप शक्कर मिला दिए थे उसमें यहाँ पे सबसे ऊपर वाले सरफेस पे जो शक्कर के मॉलिक्यूल हैं वो भी रहेंगे जो कि वाष्प नहीं बनाते हैं। इससे क्या होगा कि वो तो खुद वाष्प नहीं बनाएंगे, उसके नीचे वाले पार्टिकल्स हैं उनको भी वाष्प बनाने से रोकेंगे। क्लियर है? इस वजह से इसमें वाष्प दाब कम बनेगा, वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब कम बनेगा, तो लेट से उबलेगा और ये जल्दी उबलेगा। क्योंकि कोई चीज़ तब उबलता है जब इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर, वातावरण, वायुमंडल के जो वेपर प्रेशर होता है, वाष्प दाब होता है, उसके बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो ये जल्दी गेन कर लेता है, ये लेट से गेन कर लेता है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल था। अब देखते हैं इसमें जो भी प्रेशर क्रिएट हो रहा है जब हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया, इसमें जो वाष्प बना है वो वाष्प भी सिर्फ और सिर्फ किसका, पानी का। शक्कर तो बना नहीं है, मतलब पूरे विलयन का जो वाष्प दाब है वो ही सिर्फ पानी का वाष्प दाब है। फिर से एक बार समझे मैं क्या बोला। जब हमने शक्कर मिला दिया, जब हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इस केस में भी पूरे सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है, ये जो यहाँ पे वेपर प्रेशर बना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन किसका है, वाटर का है, सॉल्वेंट का है, सॉल्यूट का नहीं है जो कि नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि वो वाष्प बना ही नहीं सकता। वाष्प नहीं बनेगा तो वाष्प दाब बनेगा नहीं। इसीलिए यहाँ पे राउल्ट ने नियम दिया कि जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो इसके सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होता है। मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इक्वल टू सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर, यही है यहाँ पे राउल्ट का नियम। और जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर को हम लोग मान सकते हैं PA
अगर मैं ए को सॉल्वेंट मानूं तो उसको मैं बोल दूंगा पी ए, या सॉल्वेंट, ठीक है चलिए पी ए मानते हैं, पी ए हो जाएगा। तो जो पी ए है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्स ए के, हम ये जानते हैं, अगर ए को मैं ए कंपोनेंट को सॉल्वेंट मान रहा हूं तो, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो पी ए है दैट विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। और हम ये तो पढ़ चुके हैं, ए क्या होता है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं हेनरी के लॉ से, तो आपको पता चलेगा जो P है वो यही मिलता था, P प्रोपोर्शनल होता था x के। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बोल दूं P इज इक्वल टू KHX, और मैं अगर कंपोनेंट A की बात करूं तो यहाँ भी वही हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो सेम टू सेम है, डिफरेंस इन दोनों कांस्टेंट में है। और एक क्या डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये है कि ये तब मिलता है जब हम किसी सॉल्यूड में, किसी लिक्विड में गैस को हम लोग डिसॉल्व करते हैं, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल। और ये कब मिला, जब हम किसी लिक्विड में सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं, शरबत वाला एग्जांपल मान सकते हैं इसको, ठीक है। इसके अलावा ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और ये क्या है, हेनरी कांस्टेंट है। यही दोनों डिफरेंस है, अदरवाइज जो राउल्ट का नियम है वो हेनरी के लॉ को भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, लगभग वही फ्रेम हमको मिलता है, ठीक है, करेक्ट है। आगे देखते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे देखते हैं। अगर मैं यहां पे एक ग्राफ खींचूं इन दोनों के बीच में, सेम वही काम जो हम लोग पहले कर चुके हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसमें लेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए ले लेते हैं, चलिए इधर लेते हैं प्रेशर ऑफ किसका, ए का। तो जब दोनों प्रोपोर्शनल हैं तो अगर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, अगर ये 2 होगा तो ये भी 2 होगा, मतलब दोनों एक साथ बढ़ेंगे। ये अगर इंक्रीज होता जाएगा तो ये भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये जो वैल्यू है एक स्ट्रेट लाइन मिलता है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये होता है हम लोग का, अगर हम लोग हेनरी कांस्टेंट की बात करें तो ये होता है हमारा KH, अगर इसमें देखें तो ये हो जाएगा PA0, या फिर प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। तो इस तरह से इसमें भी हमको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिल सकता है जब अवाष्पशील विलय को मिलाते हैं। और आज के क्लास में हमने देखा वेपर क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, राउल्ट लॉ के 2 सिचुएशन देखे, जब हम लिक्विड को मिलाएं तो क्या होता है, जब हम लिक्विड सॉलिड को मिलाएं तो क्या होता है। आज का चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये जो नोटिफिकेशन है प्रॉपरली मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।